तो जब जो यहाँ पर अगर कोई नए हैं तो या जिन्होंने ये पहले सेशन नहीं अटेंड किया है, ये टॉपिक थिंक लाइक अ मॉन्क सुनते ही सबसे पहले हम सबके ध्यान में यही आता है कि मॉन्क क्यों। हम तो इतना अच्छा नीता मैडम को सुन रहे हैं, ज्ञान भारत में तो इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, तो ये अब मॉन्क की तरह क्यों सोचें, या कौन है ये मॉन्क। सो हमको जब भी किसी चीज को अच्छी तरह से किसी स्किल को डेवलप करना होता है या किसी चीज को समझना होता है, तो हम उसके एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से गाना गाना सीखना है तो आप शायद नेहा कक्कड़ के ज्यादा गाने सुनेंगे, ताकि आपको सिंगिंग के बारे में अच्छी तरह पता चले। कोई एक्सपर्ट को ही हम हमेशा आगे बढ़कर देखते हैं। तो हम मुझे पता है ये आप सभी एग्री करेंगे। अपनी लाइफ में हम सभी को चाहिए पीस, काम और एक पर्पस, और उस चीज के एक्सपर्ट्स मॉन्क्स हैं। डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत लिमिटेड उनकी जो ग्रुप होता है लिमिटेड लोगों का ही होता है, क्योंकि हर कोई उतने डिसिप्लिन में नहीं रह सकता जितना वो अपनी लाइफ में जैसा फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत पीसफुल और काम रहते हैं, उनकी लाइफ में पर्पस होता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि उनके लिए तो बहुत इजी है करना, क्योंकि वो आश्रम में रहते हैं, सुबह 4 बजे उठना होता है, बस एक रोब पहने या निकल पड़े। क्या करना होता है दिन भर में? सिर्फ ध्यान करो, बुक्स पढ़ो। मॉन्क्स भी वो ही सब डेली रूटीन वाले काम करते हैं जो हम करते हैं, बर्तन धोना, खाना बनाना। उनकी रूटीन जरूर बहुत जल्दी शुरू होती है 4 बजे, हम में से कुछ लोग वैसा नहीं कर सकते फॉलो, लेकिन उनके माइंडसेट की कुछ चीजें हम अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ भी पीस, काम और पर्पस से भरी हो। तो ये वजह है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए एक मॉन्क की तरह जीने के लिए। तो ये तो हुई वजह क्यों हमें आज ये सेशन सुनना चाहिए, एंड क्यों हमें ये बुक पढ़नी चाहिए या मॉन्क्स की तरह हमारा माइंडसेट हो। तो मॉन्क्स हमेशा से ही मॉन्क्स की तरह पैदा नहीं होते। मॉन्क्स जो है सेलिबेसी को फॉलो करते हैं। सेलिबेसी इन द सेंस ना, जहाँ कोई मैरिज नहीं, कोई बच्चे नहीं। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आवाज आ रही है परन। ओके। तो मॉन्क्स हमेशा से मॉन्क्स की तरह पैदा नहीं होते। दुनिया में जितने भी मॉन्क्स हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ पहले अपनी मॉन्क की लाइफ के पहले कोई और रहे हैं। तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है मैथ्यू रिकर्ड। इनको टाइटल मिला है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन का। अगर आप अभी गूगल, अभी तो नहीं करिए प्लीज, मतलब सेशन के बाद, अगर आप जब गूगल करेंगे इस दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन है, तो गूगल आपको नाम बताएगा मैथ्यू रिकर्ड। इन्हें वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट मैन कहा गया है। अ, इनके साथ साथ ऐसे बहुत से मॉन्क्स हैं जिनके ऊपर स्टडीज की गई है। शावर कैप जैसा ऐसा डिवाइस लगा के 250 उसमें वायर्स लगी हों, और आपने शायद मूवीज या कहीं पे देखा होगा। मॉन्क्स की ब्रेन एक्टिविटी पे बहुत रिसर्च हुए हैं, जब वो मेडिटेट करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एवरीथिंग। तो जब इनके ऊपर रिसर्च हुआ था तो ये पाया गया था कि इनकी जो ब्रेन गामा वेव्स हैं वो सबसे हाई लेवल की थी। और जो गामा वेव्स होती हैं वो आपके अटेंशन, आपकी मेमोरी, आपके जो याद करते हैं उसकी ताकत, और आपके अंदर से जो खुशी, ब्रेन के जिस कोने से खुशी निकलती है, वहां से गामा वेव्स एमिट होती हैं, और इनकी सबसे हाईएस्ट लेवल की पाई गई हैं। एंड यही नहीं, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे मॉन्क्स हैं जिन पे अलग अलग तरह की स्टडीज हुए हैं, और जिनकी गामा वेव्स सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं बल्कि नॉर्मल टाइम में, और यहाँ तक कि सोते समय उनकी गामा वेव्स जो है उनका लेवल हाई पाया गया है। तो ये
कुछ रिसर्चेस हैं जो उन पे किए गए थे। तो ये भी मॉन्क जो थे वो अपनी प्रीवियस लाइफ में एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी लाइफ, ऐसी लाइफ, मॉन्क लाइफ चूज की अपनी इच्छा से। तो जय शेट्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब वो 18 इयर्स के थे और अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, तो उनके एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि एक टॉक हो रहा है, एक मॉन्क आ रहे हैं बोलने के लिए कुछ, और चलो हम वो एक इवेंट जो है वो अटेंड करेंगे। एंड वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको लगा कि मैं कोई सीईओ या कोई अच्छा जो जिसने कुछ अचीव किया हो, मैं उसका टॉक देखने जाऊंगा, मैं एक मॉन्क को सुनने क्यों जाऊं। बट किसी तरह उनके फ्रेंड ने उन्हें कन्विंस किया कि जस्ट एक बार चल के देख लो, 1 घंटे की बात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो फिर उनके साथ, फ्रेंड के साथ अटेंड करने गए। उन मॉन्क ने एक कोटेशन बताया जिसका अटेंशन, जहां से उनका अटेंशन अजय शेट्टी का गया उनके ऊपर। और वो ये कोटेशन था कि आप उन पेड़ों को उगाने की इच्छा रखिए जिसकी छाव में बैठने का आपका कोई प्लान नहीं हो। और जय शेट्टी को ये चीज बिल्कुल अलग लगी। उनको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनको और अच्छा हुई, उनको सुनना शुरू किया और उन्होंने रियलाइज किया कि जितने भी लोगों के उन्होंने अटेंड किए हैं टॉक शोज, वो या तो बहुत ज्यादा पावरफुल या फेमस ऐसे लोग हैं, लेकिन पहला इंसान उन्होंने देखा जो यू नो ऐसे लोग क्या करते हैं यूजुअली, अपने रैग्स टू रिचेस स्टोरी बताते हैं, यानी राजा, रंक से राजा कैसे बने उसकी स्टोरीज बताते हैं। लेकिन इन्होंने एकदम ऑपोजिट किया था। तो और वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए थे वो मॉन्क, तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों। वो उन्हें सबसे अलग लगे। उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा खुश इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे टॉक दे रहा है, इतना हाईली एजुकेटेड और अचीव किया हुआ इंसान अपनी ऐसी स्टोरी बता रहा है। और वहां से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उनके साथ रहेंगे। उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा ट्रैवल किया अपने 4 साल की कॉलेज लाइफ में। वो दो जिंदगी में आगे पीछे झूल रहे थे। तो जब भी उन्हें टाइम मिलता था छुट्टियों में, वो आश्रम में रहते थे मॉन्क्स के साथ, और अदरवाइज वो अपने कॉलेज की लाइफ में रहते थे। एंड जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, जब ग्रेजुएशन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कुछ साल फुल टाइम मॉन्क बनने का डिसीजन ले लिया था। और वो फिर कुछ साल मॉन्क रहे, आश्रम्स में घूमे, जगह जगह मेडिटेशन सिखाया। एंड उनके वो एक्सपीरियंसेस उन्होंने जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अप्लाई किया, तो उन्हें समझ में आया कि सिर्फ मॉन्क आश्रम में ही रह के नहीं बन सकते, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बुक जो है, ये उनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट, बड़ा तो नहीं कहूंगी अचीवमेंट, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है जो हम आज सुनेंगे। तो ये बुक तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से 4 टॉपिक्स, जो 4 सबसे मेन टॉपिक है, हम आज कवर करेंगे। पहला है लेट गो, क्या चीज़ों को हमें हटा देनी चाहिए। लेट गो करने से हमें पता है कि हम फ्रीडम आती है। तो ये 4 चीज़ों पे आज हम पहले फोकस करेंगे। एंड उसके पहले एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने इस बुक में सबसे पहले समझाया है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। वो है मंकी माइंड और मॉन्क माइंड। हमारे 2 तरह के पर्सनालिटीज होती हैं जहां पर हमारा माइंड अलग तरह से काम करता है। एक है मंकी माइंड। तो एक एग्जाम्पल, आप रूम से निकले हैं, आपको बच्चे के लिए दूध गर्म करके लेके आना है, लेकिन 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, और आपके हस्बैंड आकर आपको ढूंढ रहे हैं कहाँ है, और आप उस समय राजमा भिगो रहे हैं। तो ये है मंकी माइंड। आप बहुत अगर जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी चीजों से, जो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो गुस्से और वरी और फियर, ये सबसे ज्यादा अपने आप के रिएक्शंस देते हैं, इससे ज्यादा कंट्रोल होते हैं, बहुत कंप्लेनिंग होते हैं, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं लोगों को। जिस वक्त जो अच्छा लग रहा है वो कर लिया, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता जिनमें, ये सब मंकी माइंड के सिम्टम्स हैं।
मैं चाहूंगी कि आप सभी इस स्क्रीन का, मतलब मेरा फोटो हटा के इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम इस चीज को जब इंस्टाग्राम और फेसबुक नेक्स्ट खोलने की इच्छा हो, और या फिर आप कभी फ्री बैठे हैं और या रात में सोने के पहले, सुबह उठते ही साथ ही, जब आपको मन करे, ये जरूर आप इस चार्ट को देखें, ताकि आप अपने आप को देख पाए कि आप किस तरह से आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है और आप कहाँ पर हैं। जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट कॉलम में दिया है आप सब वैसे ही हो, या उनमें से हर एक चीज क्वालिटी आप में हो सकता है आप एक दो चीजें उसमें से करते हो। तो ये टाइम टू टाइम देखने से आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ अपने आप को ठीक करना, और कैसे आप एक डिसिप्लिन्ड और एक मॉन्क माइंड कैसे रख सकते हैं। सो ये वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट वो है लेट गो। पहली चीज है आइडेंटिटी। जो मंकी माइंड्स हैं वो शायद कोटेशन पढ़ना अभी तक शुरू कर चुके होंगे। तो पहला कोटेशन जो लिखा है बहुत ही प्यारा कोटेशन है, जिसका हिंदी में मतलब है, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूँ, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं, मैं वो हूं जो मैं सोचती हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। अक्सर हम ऐसे ही थॉट्स के साथ, ऐसे ही परसेप्शन के साथ चलते हैं। लोग क्या सोचेंगे, हमें किस तरह ड्रेसअप होना चाहिए, जिस जगह हम जा रहे हैं हम उस जगह के हिसाब से ड्रेसअप होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि अगर एक ड्रेस आपने एक फैमिली फंक्शन में पहन ली है, तो आप उस फैमिली वालों के सामने वो ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अपने आप को क्या दूसरे सोच रहे हैं उस हिसाब से सोचने लग जाते हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ था जय शेट्टी के साथ। उन्हें मॉन्क ने आश्रम में एक दिन घुमाते हुए वो एक उन्हें स्टोर रूम में लेकर गए थे। काइंड ऑफ स्टोर रूम था, बहुत सामान था वहां पर, और थोड़ा अंदर जाके उन मॉन्क ने उन्हें एक आईने के सामने ले जाकर खड़े कर दिया। एंड पुराना सा था, धूल मिट्टी थी उसमें। एंड उन्होंने जय शेट्टी को पूछा क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, धूल मिट्टी है, मुझे क्या दिखेगा इसमें। तो मॉन्क ने अपने रोब से आईने को साफ किया, एंड उन्होंने कहा कि ये जो अब आपको दिख रहा है इस आईने में, ये आपकी आइडेंटिटी है जो धूल मिट्टी से ढकी हुई होती है। ये उनके साथ शुरू शुरू में हुआ था जब वो आश्रम गए थे। तो ये पहला स्टेप है। आप अपनी लाइफ में ये जो धूल मिट्टी की परत जमी हुई है उसको हटाकर पहले देखिए आप कौन है। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेंशन किया है कि एक घर में या रूम में जब आप अकेले होते हैं, जब आपको कोई देख नहीं सकता, कोई कैमरेस नहीं लगे, आप एकदम अकेले हैं, एकदम फ्रीडम में हैं, तब आप एक्चुअल में कैसे हैं, तब आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें करते हैं, वो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है। तो जब आप बाहर के ओपिनियंस को और एक्सपेक्टेशन को हटाते हैं, तो आप अपने आप को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आप दरअसल है कौन। ये जो धूल मिट्टी है, अब इसे एक्चुअली हम कैसे पता करें, हम ये धूल मिट्टी को हटाने वाला जो मैं कह रही हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी में हूँ या नहीं हूँ। हम सभी मेडिटेट कर रहे हैं, हम सबको लगता है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बारे में। तो एक टूल है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप अपने कितना आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर की दुनिया आपको कितना अफेक्ट करती है, तो वो है ऑडिट करना। सबसे पहला है समय। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में 33 साल बेड पे ही गुजारता है, जितनी भी मतलब उसकी टोटल लाइफ है उसमें से 7 साल तो सिर्फ सोने की कोशिश में ही गुजार देता है। एक अगर आप औरत हैं तो आपकी लाइफ में कम से कम 150 दिन आप तैयार होने में लगाते हैं, और अगर आप एक मैन है तो 50 दिन। तो ये समय जो होता है हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे कैसे ठीक तरह से मैनेज कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? इस हफ्ते ये एक्सरसाइज करके देखिएगा कि
आप टाइम कोई भी एक डायरी ले लीजिए या फोन पे अपने नोट्स में ये नोटिस करने लगे कि आप किस चीज में कितना समय दे रहे हैं। तो फैमिली, टीवी या मेडिटेशन, आपके ये सेशंस हो गए, आपका कुकिंग, तैयार होने में कितना समय ले रहे हैं, नहाने में कितना समय ले रहे हैं, हर एक चीज का आप टाइम नोट करिए। जब आप नोट करके देखना शुरू करते हैं कि आप हर एक चीज में कितना समय दे रहे हैं पूरे हफ्ते भर का, तो आपको समझ में आएगा कि आपके हफ्ते के हर 24 घंटे में से आप इतना समय इस चीज में बिता रहे हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत वीक हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि आपको समय किस तरह अच्छी तरह बिताना है। एक सेकेंड। यप। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको कहाँ ज्यादा समय देना चाहिए और कहाँ नहीं। ऐसा ही है नेक्स्ट, मीडिया। मीडिया हमारे फोन्स पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा फीचर है जहां आप बैटरी लाइफ देख सकते हैं उसके नीचे। पता नहीं आईफोन में ऐसा फीचर है कि बैटरी लाइफ जहाँ पता चलती है तो उसके नीचे आपको फोन बताता है कि आपने स्क्रीन टाइम आज के दिन कितनी है आपकी स्क्रीन टाइम आज की। और आज की नहीं, आपको 10 दिन का पूरा बकायदा सा बार चार्ट के साथ आपको दिखाता है फोन। इवन एंड्रॉयड में भी ये फीचर है कि आप ये देख सकते हैं कि आपने फोन की स्क्रीन पे कितना टाइम बिताया, स्क्रीन टाइम कितनी रही है। और इनफैक्ट आपके एप्स में का भी आपको टाइम बताता है। आज आप व्हाट्सएप में टोटल 1 घंटा थे, पूरे 10 दिन में आप 12 घंटा थे, लाइक दैट। फोन पर जाकर अभी नहीं, सेशन के बाद एक बार जरूर चेक करिए कि आपने इस हफ्ते या आज अपने मीडिया को, टीवी को, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को कितना समय दिया। क्या वो वर्थ करता है? क्योंकि ये चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। जितना हम बाहर की दुनिया दुनिया के बारे में एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना हम अपने आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं। और लास्ट है मनी। ज्यादातर हम यहाँ पे विमेन हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैनेज करना मनी। बट अगर आप मंथली एक्सपेंस देखते हैं कि आपने कहाँ पे कितना एक्सपेंस किया है पैसा, अब आप ये भी देखना शुरू करिए कि आपने किसके लिए वो एक्सपेंडिचर किया है। एक और माइंड से ऐसा कॉलम बनाइए और देखिए, हम यूजुअली ऐसा अंदाजन लगाते हैं इतना हमें घर चलाने के लिए लगेगा, इतना शॉपिंग के लिए इतना ही। अब आप ये देखिए कि आप किसके लिए यूज करते हैं। क्या एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ज्यादा जा रहा है, आप अपने लिए बहुत ज्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं घर के लिए। तो आपको पता चलेगा कि आपको मनी मैनेज किस तरह करना है, क्या आपको अफेक्ट कर रहा है। तो ये जब आप ऑडिट करते हैं अपनी लाइफ में, टाइम, मीडिया, मनी, इन सब से आपके वैल्यूज पता चलते हैं। वैल्यूज किसी भी तरह के हो सकते हैं, सर्विस या काइंडनेस, आपका अपीयरेंस। ज्यादा टाइम अगर आप अपने आप को अपने दे रहे हैं मेकअप करने में या तैयार होने में, तो आपको से आपकी वैल्यू पता चलती है। फैमिली, कुछ लोगों की टॉप प्रायोरिटी और वैल्यू फैमिली होती है। तो हम सभी जानते हैं वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो आप चीजें अपनी लाइफ में वैल्यूज रखते हैं। सो ये था आइडेंटिटी के बारे में। सबसे पहले आपको अपने वैल्यू पता करने हैं कि आप किस चीज में ज्यादा अपना समय, ध्यान और पैसे व्यक्त करते हैं, और अपनी आइडेंटिटी किस तरह आप ढूंढें। नेक्स्ट है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हर जगह है। और इमेजिन करिए, आप सुबह सुबह उठ के आपने खुद को देखा और एकदम अजीब सा मूड हो जाता है। कम अगर बाल ठीक नहीं है, आज ये करना है, किचन में जा रहे हैं तो हस्बैंड कंप्लेन कर रहे हैं कॉफी खत्म हो गई, थोड़ा टाइम बीता नहीं कि पता चला आपके यहाँ आज बाई नहीं आने वाली है, और दुनिया में बहुत सारी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की। तो नेगेटिविटी हर चीज से जुड़ी हुई है, हर जगह से आती है। कहीं आप कहीं भी चले जाएं, आपको ऐसा कभी एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा कि वो 100% वो पॉजिटिव जगह है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। आस्क, एक साइंटिस्ट हैं
जिन्होंने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इकट्ठा किया था, और उसमें से एक स्टूडेंट जो था वो जेन्युइन था, बाकी जितने भी स्टूडेंट थे, फॉर एग्जांपल अगर 50 स्टूडेंट थे तो 49 स्टूडेंट्स उसमें से एक्टर्स थे। और वो साइंटिस्ट ने 49 एक्टर्स को पहले ही समझा के रख दिया था कि आपको मैं जो भी एक्सपेरिमेंट बताऊंगा उसका आंसर गलत देना है, आप सही आंसर नहीं देंगे। तो उन्होंने जब सब बच्चे क्लासरूम में जाके बैठ गए, तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की बोर्ड पे, एंड उसके बाजू में ऐसे 3 और लाइंस ड्रॉ की, ABC, और उन सबसे पूछना शुरू किया कि ये जो लेफ्ट में लाइन है वो इसमें से कौन सी लाइन को मैच करता है, इसका राइट आंसर कौन सा है। मंकी माइंड्स एक्चुअली ये फिगर आउट कर रहे होंगे अभी कि कौन सी लाइन मैच कर रही होगी, तो उसका सही आंसर C है। तो वापस हम आते हैं सेशन में, एंड जो एक्टर नहीं था, जो जेन्युइन स्टूडेंट बैठा था, उसने देखा कि सब लोग आंसर कुछ और कर रहे हैं, A या B बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग B बोल रहे थे। तो जब उसकी टर्न आई आंसर करने की, तो उसको पता था कि C ही एक्चुअल आंसर है, लेकिन उसने जानबूझ के कहा B। ये होता है कि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो वायर्ड होता है लोगों के बातों को कंफर्म करता है हमेशा, ताकि आप सब जगह फिट इन हो। नेगेटिविटी भी ऐसी ही है, आप अगर कोई गॉसिप कर रहा होता है तो आप गॉसिप में घुस गए, आप क्योंकि आपको बचपन से आपने अगर वो देखा है, आपको लगता है कि वो सभी कर रहे हैं वो ठीक है, तो आप नेगेटिविटी जिस तरह से फैलती है उस चीज को हम रोकने के बजाय उस चीज के फ्लो में घुसते चले जा रहे हैं और वैसे ही करते हैं। तो नेगेटिविटी को सबसे पहला, अगर आप अभी तक आपने अगर उस चीज को डील करने की कोशिश की है तो आपको यही लगता होगा कि मेडिटेट करें और रिएक्ट नहीं करें, लेकिन इतना काफी नहीं होता। आपको उस चीज को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मॉन्क्स सिर्फ मेडिटेट करके अपने आप को शांत करके किसी चीज को सॉल्व नहीं करते, वो उस चीज की तह तक जाता है, समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों। तो ये स्लाइड आप लोग ध्यान से देखिए। जय शेट्टी ने बताया है कि मॉन्क्स ऐसा कहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर 3 कोर इमोशनल नीड्स होती हैं, ये हर किसी को चाहिए: पीस, लव और अंडरस्टैंडिंग, समझ, आप दूसरों को समझ पाए और दूसरे आपको समझ पाए। और मॉन्क्स का हर चीज को सुलझाने का तरीका है उस चीज की रूट तक जाना, उसे डायग्नोस करना, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए, आपको आप अपने आप को आसान तरीके से समझा पाए कि वो सिचुएशन ऐसी क्यों है, सिचुएशन गलत क्यों है। तो जब या सॉरी, सो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कोई एक सिचुएशन है जहां पर आपको आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान, उसका बिहेवियर, उसका चिल्लाना, एंड हम बहुत जल्दी लेबल करने लग जाते हैं कि वो इंसान कितना नेगेटिव है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो बोल के हमने उस चीज को अपने या तो अंदर ले लिया, कोई फोन कॉल करके आपको बता रहा है कि मेरा ड्राइवर इतना 1 नंबर का गधा है, उसको कुछ आता नहीं है, दिस एंड दैट, आप ये सब सुन के अपने अपने मूड को, आपको पता नहीं चलता है डे टू डे लाइफ में, लेकिन आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ गई। लेकिन अगर आप इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, तो जब आप किसी फाइट में है, किसी किसी के साथ आपकी लड़ाई चल रही है या आपको कोई चिल्ला रहा है, तो आप उस नेगेटिविटी को समझेंगे ही नहीं, तो उस चीज को कम कैसे करेंगे या डील कैसे करेंगे या उस चीज से ऊपर कैसे आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई इंसान किसी के अंदर अगर प्यार नहीं है, तो उस प्यार की कमी से उसके अंदर एक फियर डेवलप होता है, यानी कि फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड।
उसको लगता है मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मैं प्यार करने के लायक नहीं हूँ, या वो पर्टिकुलर पर्सन मुझे प्यार नहीं करता। और फिर ये फियर से बाकी इमोशंस डेवलप होते हैं, जैसे कि इनसिक्योर होना, हर्ट होना, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं। या तो फिर ये सब जो है आपके कंप्लेन और क्रिटिसिज्म के थ्रू बाहर निकलती हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी सिचुएशन में आए कि एक इंसान आपके सामने आपको चिल्ला रहा है या कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है आपके बारे में, तो आप मॉन्क का तरीका अपनाएं। आप पहले उसके रूट को पकड़ें। अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके हस्बैंड या वाइफ आप से सपोज आप पे शक कर रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है? कि वो इनसिक्योर है। ये रूट कॉज है। नीचे से ऊपर जाएगा। इनसिक्योर फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है, उनके अंदर ये डर है कि वो उनको प्यार नहीं मिल रहा। फियर ऑफ नॉट बीइंग लव, या तो उनके अंदर कोई कर्मा से रिलेटेड है या सिचुएशन से रिलेटेड उन्होंने ये फियर डेवलप किया है, लेकिन ये फियर उनके अंदर डेवलप हुआ है। वो इनसिक्योरिटी इस वजह से है, उस डर की वजह से है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि वो फियर अगर इस वजह से है, तो मतलब उनके अंदर प्यार की कमी है। तो आप उस इंसान ऐसे इंसान को क्या देंगे? उस ऐसे इंसान को आप प्यार देंगे। तो जो नीचे का आप कॉलम देख रहे हैं जिसमें इनसिक्योर, हर्ट, कॉम्पिटिटिव ये सब लिखा है, ये रूट कॉजेस हैं। कोई भी क्रिटिसाइज भी अगर कर रहा है, एक और एग्जांपल लीजिए। आपके घर में मदर इन लॉ और आपकी भाभी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस लड़ाई का रीजन क्या हो सकता है? कि दोनों में से वो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव होगा, या एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते होंगे या कंपेयर करते होंगे, जो भी। इस चीज का एक्चुअल में रूट कॉज ये है। अब उसको आप डायग्नोस करना शुरू करिए कि ऐसा क्यों हुआ। वो मदर इन लॉ के अंदर क्या है? एक डर है, फियर ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। उन्हें ऐसा लगता है, शायद उनके अंदर ये डर है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया गया है जो भी पर्सन के द्वारा। तो लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर समझ की कमी है। शायद वो सामने वाले को नहीं समझते या रिश्तों को ठीक से नहीं समझते, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो ये आप अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को ठीक तरह से समझना इस इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग लाएगा, आपको बहुत क्लैरिटी लाएगा कि जो भी सिचुएशन लाइफ में हो रही है, जो नेगेटिव इमोशंस लोगों के अंदर आते हैं, वो इस वजह से हो सकते हैं, है ना? पीस, लव या अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो आप ये इस तरह से आप उसको क्लैरिफाई करिए खुद को। तो अब एक और चीज समझते हैं कि कितने तरह के नेगेटिव लोग होते हैं। ये हमने समझ लिया कि नेगेटिविटी अगर किसी के अंदर है तो ऐसी क्यों है। अ, उनको जज करने के पहले समझ जाइए कि उनके अंदर ऐसा क्यों डेवलप हुआ होगा। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल, कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं कंप्लेनर, जो नाम से ही पता चल रहा होगा, जो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं हर चीज के बारे में, आपके लुक्स के बारे में, दुनिया हर चीज के बारे में। एक होते हैं कैंसलर्स। कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप आज इतनी सुंदर दिख रही हैं, तो आगे से कमेंट आता है, क्यों, कल सुंदर नहीं दिख रही थी मैं? तो ये ऐसे लोग होते हैं कैंसलर्स। नेक्स्ट होते हैं कैजुअलिटीज, जो हर किसी को जज करते हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन के लिए, और उनके खुद के ओपिनियन अगर सामने वाले नहीं समझ रहे हैं, अगर उनका ओपिनियन और सामने वाले का मैच नहीं कर रहा है, तो वो सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहा, वो गलत है। नेक्स्ट होता है क्रिटिक्स, जो क्रिटिसाइज करते हैं हर किसी को। नेक्स्ट है कमांडर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है, जबकि खुद वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। दूसरों को वो करने करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन वो खुद वो चीज फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटर्स, जो हर वक्त आपसे या किसी ना किसी से कंपटीशन में हमेशा बिजी रहते हैं।
अगर वो दूसरों के सामने अच्छे या सुपीरियर नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें बहुत डिस्टरबेंस होती है। ऐसे लोगों के सामने आप कभी कभी अपनी भी अचीवमेंट्स को छुपाने की आप कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो इससे अच्छा उनके सामने ऐसी चीजें बात ही नहीं करो। नेक्स्ट है कंट्रोलर्स, जो नाम से समझ में आ रहा होगा, जो हर किसी को कंट्रोल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड, अपनी घर, एवरीथिंग। तो ये लिस्ट एक्चुअली इसलिए नहीं बताई गई है कि आप लोगों को जज करते बैठे हैं और सबको ऐसे लेबल्स दें। हम यहाँ लेबल नहीं दे रहे हैं, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इन कैटेगरीज को अच्छी तरह समझें कि कौन। अब आप, आई एम वेरी श्योर कि जब आप ये सब चीजें सुन रहे थे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई इंसान जरूर होगा कि हाँ ये वो उस तरह का है, ये कैजुअलिटी है मेरी लाइफ का, या ये कैंसलर है, या ये कंट्रोलर है मेरी लाइफ में, ये नेगेटिव है। तो आपको अब समझ में आएगा कि आप सिर्फ नेगेटिव नहीं बोल सकते। एक पर्सन को आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं कि वो किस तरह का नेगेटिव इंसान है, तो आपको उस चीज से डील करने में आसानी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, कमांडर जैसे जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि आपके पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है, जबकि खुद वो बिजी होते हैं। तो आप उस चीज पे रिएक्ट करने के बजाय आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम ऐसा समय निकाल रहे हैं जो हम दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, ताकि उसको कंप्लेन करने की कोई वजह ही नहीं हो। या फिर जैसे कोई या हाँ, ठीक है। तो आपको ये कैटेगरीज जो है इसके थ्रू पता चलेगा कि आपको कहाँ पे रिएक्ट करना है और किससे किस तरह से बिहेव करना है। कहाँ आप नेगेटिविटी को पहले ही आप डिफ्यूज कर दें, ऐसे लोगों से आपको भिड़ना ही नहीं है। जो कंप्लेनर होते हैं, जिनकी जो कंप्लेन होती है, आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि क्या उनकी कंप्लेन जेन्युइन है। अगर कोई मतलब की नहीं है तो आप ये सोचिए कि अगर सामने वाला गुस्से में है, कंप्लेन कर रहा है, तो वो उसी चीज से भरा हुआ है। उनका चिल्लाना, उनका नेगेटिव होना या उनका कंप्लेन करना, वो उनके बारे में दर्शाता है, आपके बारे में नहीं। तो इसके थ्रू आपको हेल्प होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से नेगेटिव लोगों से डील कर पाए। अब तरीके देखते हैं कि कैसे हम उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। हमको ये पता चल गया कि नेगेटिविटी का रीजन कैसे फाइंड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ पाए, या आप अपने आप को भी अच्छी तरह समझ पाए। ये इसके थ्रू आप अपने आप को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं लाइफ में, या कभी इनसिक्योर हो रहे हैं, तो उसकी वजह ढूंढने की आपको एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है जिससे आप अपने आप को भी अच्छी तरह से परख सकते हैं। नेक्स्ट, या तो आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर है या बाहर है। तो बाहर के लोगों से कैसे डील करें, उसके टूल्स जो है मॉन्क ने ये सिखाया है कि 5 तरह से आप लोगों को डील कर सकते हैं एक्सटर्नल नेगेटिविटी को। पहला है कि आप एक ऑब्जर्वर बन जाइए। हम सभी मेडिटेट कर रहे हैं और हम सबको पता है कि अवेयरनेस में जीना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम किसी लड़ाई में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड कम करते हैं। तो जब आप इस स्टेट में हैं, नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, नेगेटिव सिचुएशन में हो, तो अपने आप को जरूर रिमाइंड कराइए कि आप उस चीज के ऑब्जर्वर हैं। आप उस चीज को सिर्फ एक स्टेप फिजिकली नहीं बट इमोशनली आपको पीछे लेना है, और आपको देखना है कि हो क्या रहा है। ऑब्जर्व करिए उस चीज को, और सामने वाले को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। नेगेटिविटी एक इंसान की आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ एक लक्षण है। या तो उस चीज को ऑब्जर्व करिए, थोड़ा अवेयरनेस में जिए, ताकि आप नेगेटिविटी को अच्छी तरह से डील कर पाए। अब ये हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप है, आप पीछे हटें धीरे धीरे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लाइफ से एकदम निकाल सकते हैं, अगर आप नहीं नेगेटिविटी उनकी डील कर पा रहे हैं, आपको नहीं चाहिए ऐसे कि यहाँ पे एनर्जी में वेस्ट करूं, तो आप उनसे पीछे हट जाइए। उसका बेनिफिट्स आपको पता ही है। सबसे सिंपल रिस्पॉन्स ये है कि आप पीछे हट जाएं। लेकिन कभी कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता।
हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो उनसे आप बिल्कुल तो हट के नहीं रह सकते। तो उसके लिए है नेक्स्ट स्टेप जो है 25-75 प्रिंसिपल। तो इसका लॉजिक ये है, 1:3 रेशियो है इसका। तो हर एक नेगेटिव इंसान के लिए आप 3 पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग लोगों को अपने लाइफ में रखें। अच्छे पॉजिटिव लोगों से फ्रेंडशिप करिए, उनको सुनिए। एक हमारी एग्जाम्पल है नीता मैडम, नेक्स्ट है माही मैडम। तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए। हर एक नेगेटिव इंसान के लिए 3 पॉजिटिव या अपलिफ्टिंग लोग। आप सदगुरु को भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब में। आप उनके यूट्यूब के वीडियोस सुनिए। कहीं किसी भी तरह से आप कोई फ्रेंडशिप, फिजिकली किसी से आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, लेकिन ऐसे आपको उस नेगेटिव इंसान को डील करने में थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आपके इंसान में लाइफ में अगर 3 नेगेटिव इंसान है तो आपको 9 लोग ढूंढने पड़ेंगे। अब ये 9 अलग अलग चैनल मत सब्सक्राइब करिएगा गुरुज के, इन द सेंस कि एक ऐसा रेशो बनाकर चलिए अपनी लाइफ में कि जितने नेगेटिव हो उसके बदले में आपकी लाइफ पॉजिटिव लोगों से घिरी हुई हो, ताकि आप उस चीज को डील कर पाए अच्छी तरह से। नेक्स्ट है टाइम एलोकेट करना। अगर आपका कोई ऐसा नेबर है जिससे आपको बात करना पसंद नहीं है, वो आप जिनको सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो कोशिश करिए कि आप उनसे कम मिले। ये बहाना बनाकर चले जाइए आगे कि आपको वॉक करना है, या कोई ऐसी दूर की मासी बुआ फूफा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, नेगेटिव हैं, जो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, तो आप ये देखिए कि आप उन्हें कितना टाइम एलोकेट कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि अपने थिंकिंग में भी टॉलरेट वर्ड नहीं यूज करिए। टॉलरेट किसी को करना भी एक नेगेटिव थॉट है। ऐसा सोचिए कि आप उस इंसान को के लिए कितनी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उनकी एनर्जी देख के आप कितना उन्हें टाइम दे सकते हैं। या तो ये है, आप अपना टाइम वाइजली यूज करिए। तो जहाँ अवॉइड हो सकता है, कम बातें हो सकती है, वैसा करके आप थोड़ा डील कर सकते हैं उस चीज को। और लास्ट है, डोंट बी अ सेवियर। किसी के भी सेवक बनने से मुझे तो नहीं दिखा है किसका फायदा हुआ है। हाँ, हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। किसी को कंधा चाहिए रोने के लिए तो आप उनके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व मत करते बैठिए किसी की। क्योंकि अगर आपकी ब्रिलियंट एडवाइस सामने वाले ने नहीं सुनी, नहीं एक्सेप्ट की, तो आप ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आपको ही परेशानी होगी। और अक्सर ये देखा गया है कि जब आप दूसरों को हेल्प करने जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठते हैं, तो ये एक्चुअल में आपके ही ईगो से डिराइव की हुई होती है। आपका खुद का ईगो कहता है कि नहीं, मैं इसको हेल्प करूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर कोई इंसान स्विमिंग पूल में डूब रहा है, कूद गया और वो डूब रहा है, आपको खुद को अगर स्विमिंग नहीं आती, तो क्या आप कूदेंगे स्विमिंग पूल में? नहीं कूदेंगे। आप कोई लाइफ गार्ड को बुलाएंगे, या किसी और को आसपास किसी को जिसको आती हो स्विमिंग, उसको बोलेंगे उन्हें हेल्प करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उनको हेल्प मिले, तो आप एक ऐसे इंसान से उनकी फ्रेंडशिप करा दे जो उन्हें ज्यादा हेल्प कर पाए। आप उन्हें ज्ञान भारत में ले आइए, उन्हें कुछ मेडिटेशन सिखाइए, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताइए। बहुत सारे वेज है लोगों को हेल्प करने के। लेकिन आप किसी को बचाने में लग जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे, और अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो वो आपके अंदर नेगेटिविटी बन के निकलेगा। तो ये है एक्सटर्नल, जो बाहर के लोग हैं जिनकी नेगेटिविटी होती है, उसको कैसे डील करें। अब आपके अंदर की नेगेटिविटी का क्या? बहुत से लोग हैं जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम नेगेटिव हो सकते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत सुलझी हुई और एकदम ब्रिलियंट इंसान हूं, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी कैसे हो सकती है? हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी हो सकती है। और एक स्टोरी बताई है जय शेट्टी ने। इस चीज को समझने के लिए आप ये स्टोरी सुनिए कि जब वो आश्रम में नए नए गए थे, तो वहां पर काफी ऐसे मॉन्क्स थे जो अपने आप को कंपेयर करते थे, और हंसी मजाक चलती थी कि आज मैंने सबसे ज्यादा मेडिटेट किया,
या कुछ मॉन्क्स थे जो ऐसा करते थे कि आज मैंने सबसे कम खाया, मैंने उस मॉन्क से कम खाया। तो मॉन्क्स जो उनके टीचर्स थे वो उन्हें कहते थे कि अगर आप मेडिटेशन करके उठे हैं और आपने ये सोचा कि वाह आज मैंने सबसे ज्यादा मेडिटेट किया, बाकी सभी मॉन्क से ज्यादा मेरा टाइम रहा है, तो उस मेडिटेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। वहां पर सिर्फ एक ही तरह का कंपटीशन अलाउड था, वो ये था कि आपका और दूसरे के बीच में कौन ज्यादा लव और रिस्पेक्ट की भावना रखता है। इस चीज में कॉम्पीट करिए एक दूसरे को। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी एक दूसरे को कौन कितना ज्यादा प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है, इस चीज का कंपटीशन रखेंगे, हेल्दी कंपटीशन, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। और ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए हमको कि नेगेटिविटी हमारे अंदर भी हो सकती है। और उस चीज का एक ये है तरीका है जो आप सामने पढ़ रहे हैं, स्पॉट स्टॉप स्वॉप, जो लेट गो करने का तरीका बताता है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होगा कि आपके अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं होगी और आप एकदम प्योर हो जाएंगे। वो टाइम टू टाइम हो आती ही रहेगी। आपके अगर पड़ोसी का कोई एक डॉग है जो दिन भर भौंक रहा है, वो वैसा होता ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी आवाजें, ड्रिलिंग और इन सब की आती ही रहेंगी। लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस चीज के ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। मेडिटेशन करिए तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को समझ पाएंगे और उस चीज को और अच्छी तरह डील कर पाएंगे, अवेयरनेस में जीना सीख जाएंगे। और अगर ये जो तरीका है स्पॉट स्टॉप स्वॉप, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या कुछ ऐसी फीलिंग आती है आपके अंदर से, तो पहला तो यही है कि उस चीज के लिए अवेयर हो जाए, स्पॉट करिए, अपने आप को अलर्ट करिए कि हाँ मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। उस चीज को वहीं रोकिए, अपने आप अपने थॉट्स को थोड़ा संभालिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये क्यों आ रहा है थॉट्स। वो जो मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये बताया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपके अंदर से क्या कमी आपको लग रही है। क्या आप किसी के ऊपर शक कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर प्यार की कमी है? अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए, तो शायद आपकी वो नेगेटिविटी जो है आपके अंदर से निकल रही है वो वहीं बंद हो जाए। तो और स्वॉप का मतलब है कोई दूसरा तरीका निकालिए उस चीज को प्रोसेस करने का। हर किसी को आता है अपनी नेगेटिविटी डील करने का। मैं एकदम एक एक चीज का एग्जाम्पल नहीं दूंगी। तो ये है नेगेटिविटी बाहर की और अंदर की कैसे डील करें उसके बारे में। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फियर, डर। इसके पहले आप ये जानिए कि शरीर किसी भी चीज का नेचर जो है वो तीन गुणों से बना है, तमस, रजस और सत्व। ये हम सभी जानते हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ा है तो आप अच्छी तरह समझेंगे कि उन्होंने सभी मनुष्यों को इस तरह से कैसे डिस्क्राइब किया है। तमस यानी कि इग्नोरेंस, जो इंसान इग्नोरेंस में जी रहे होते हैं, सोए हुए हैं, जो अवेयर नहीं है, वो। रजस जो राजसिक मनुष्य जिसे कहते हैं, भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि जो स्वयं के लाभ के लिए सोचता है वैसा मनुष्य, वो इम्पल्सिविटी यानी कि आवेग, वो है। और सत्व यानी कि गुडनेस। गुडनेस का मतलब हम सभी जानते हैं। तो ये तीन गुण हैं। अब फियर के पहले हम फॉरगिवनेस के बारे में पहले जानते हैं, फियर बाद में समझेंगे। पहले हम सुनते हैं कि फॉरगिवनेस क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉरगिवनेस। जय शेट्टी ने मॉन्क्स का एक तरीका बताया है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि क्षमा मांग लेना या क्षमा दे देना, फॉरगिव कर देना किसी को, सबके लिए बेनिफिशियल है। आपके लिए भी, आपको बहुत ज्यादा पीसफुल फील होता है। और साइंटिस्ट लोगों ने भी कहा है कि आपकी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो फॉरगिवनेस अच्छी चीज है। अब ये जब हम नेगेटिविटी की बात कर रहे थे तो आप सभी ने अपने अंदर ये जरूर थॉट लाया होगा कि आपका या किसी और का एंगर एक नेगेटिव इमोशन है। किसी ना किसी का गुस्सा आपको याद आया ही होगा, अपना या किसी और का। जब आप गुस्से में होते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो रिवेंज लेने की भावना में उतर आते हैं। रिवेंज का मतलब समझते हैं हिंदी में, किसी से बदला लेना।
एंड उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप फॉरगिवनेस के पाथ पे बिल्कुल नहीं है। रिवेंज जो होता है फॉरगिव करने के पहले की स्थिति है। जब आप फॉरगिव करने की स्थिति में आ जाते हैं तो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेज है 0। आप तब भी एंगर में हैं, तब भी आप गुस्से में हैं, लेकिन कम से कम आपकी रिवेंज की जो भावना है वो चली गई है। तब आप एक फॉरगिवनेस के पहले सीढ़ी पे खड़े हैं और वहां पर आपका थॉट यही रहता है कि मैं बिल्कुल जिससे भी आप गुस्से में है उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंडीशनल। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए कि अगर ठीक है वो माफी मांग लेंगे तो मैं भी सॉरी बोल दूंगी, या अगर वो प्रॉमिस करेंगे कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे तो मैं उसे माफ कर दूंगी। ये कंडीशनल होता है, ये ट्रांजैक्शन जो चल रहा है। जब आप 0 स्टेट में है, 0 स्टेप पे है, वो आपके अंदर का जो नेचर बताता है, आपकी बॉडी का जो नेचर है वो बताता है कि आप तमस में है, यानी कि इग्नोरेंस में है। ये नेक्स्ट जो है कंडीशनल, वो बताता है कि आपका नेचर उस वक्त है रजस। जब कोई इंसान जैसे मैंने बताया, जब भगवत गीता में जैसा लिखा है, जो स्वयं के लाभ के लिए सोचता है वो हमेशा ऐसे ही थिंकिंग रखता है, ऐसा ही नेचर होता है उनका। कंडीशनल होता है उसका फॉरगिवनेस, कि ऐसा होगा तो ही मैं माफ करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशनल, जहां आप एक्चुअल फॉरगिवनेस के पाथ पे आते हैं कि सामने वाले को आपने माफ कर दिया, ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है, वो माफी मांगे ही नहीं मांगे। तब आपके जो है आपका नेचर, आपकी बॉडी, आपके सोल का नेचर होता है सत्व, या आपके गुडनेस नेचर से आता है। इसके बाद लास्ट होता है अनकंडीशनल, कि आपने सामने वाले ने जो कुछ भी किया मैं उसको माफ कर दूंगा। ये पेरेंट्स के अंदर होता है अपने बच्चों के लिए। जय शेट्टी कहते हैं कि आप अनकंडीशनल को एम करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस में जिए, खुद को भी आप फॉरगिव करें, सामने वाले को भी और अपने आप को भी। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। अगर पीसफुल लाइफ जीनी है तो इस तरह से आप फॉरगिवनेस में रहें, गुडनेस में रहें, एंड आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है फियर। तो नेगेटिविटी का हमने टाइप्स ऑफ नेगेटिव देख लिया, बाहर और अंदर के लोगों से कैसे डील करना है देख लिया, और अगर आप गुस्से में हैं, ऐसे कुछ नेगेटिव एटीट्यूड में हैं, तो फॉरगिवनेस स्टेट को भी समझ लिया कि हम कैसे अपने आप को फॉरगिव करें और दूसरों को फॉरगिव करें। लास्ट है फियर, लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, फियर। बचपन से हम सभी को ये सिखाया गया है कि डर जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को कहते हैं कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, इसमें डरने वाली क्या बात है। अब हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो टीज करते हैं कि डरपोक हो क्या। डर को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से जोड़ दिया गया है, लेकिन आपको पता है डर एक्चुअल में आपके काम आ सकता है बहुत ज्यादा। अगर आप उसे वाइजली यूज करेंगे तो आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। तो डर, जब भी आप किसी से डरते हैं तो आपके 4 इमोशनल रिएक्शन जो नेचुरल हैं, इस वजह से क्योंकि आपको बचपन से ऐसी कंडीशनिंग मिली है कि डर नेगेटिव है, तो आपके अंदर से 4 तरह के रिएक्शंस निकलते हैं। पहला है पैनिक, फ्रीज, भाग जाना या उस चीज को अंदर दबा देना। घर में चोर घुस आया या कहीं आग लग गई तो आप सबसे पहले पैनिक या फ्रीज करते हैं। ये लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है आपके बॉडी की। ये जो भी आप ये चारों देख रहे हैं, जो उसका रिएक्शन है फियर के अगेंस्ट, मतलब आपकी बॉडी जो नेचुरली इस चीज के लिए जो रिएक्ट करती है, ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी रिफ्यूज करती है फियर को एक्सेप्ट करने के लिए, कि डर आपको पसंद नहीं है, आपने नेगेटिव चीज से जोड़ दिया है फियर को, तो अब आपकी बॉडी जब रिफ्यूज करती है तो ये 4 ऑटोमेटिक रिएक्शन निकलते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है भाग जाना
या उस चीज को सप्रेस कर देना। हम अपने डर से अक्सर दूर रहते हैं या फिर उस चीज को अपने अंदर दबा देते हैं। इस चीज को टैकल करने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है उस चीज को एक्सेप्ट करना। अपने फियर को एक्सेप्ट करिए। हम सब जानते हैं एक्सेप्टेंस कितनी ब्रिलियंट चीज है, बहुत बेनिफिशियल है हम सबके लिए। तो एक्सेप्ट योर फियर। दूसरा है उस चीज से डिटैच हो जाना। डिटैचमेंट का मतलब हम सब समझते हैं यहाँ पर। डिटैचमेंट अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी भी चीज को दूर से देखना या उस चीज को टेम्पररी, हम हर चीज हमारे लाइफ में टेम्पररी है ये मानना, और ऐसे में हम कभी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। डिटैचमेंट में क्यों रहना है, इससे अच्छा आप लाइफ एंजॉय करो। ऐसे वर्ड्स भी, ऐसे सेंटेंसेस भी मैंने सुने हैं कि डिटैचमेंट में क्यों रहना है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो एक एग्जाम्पल समझिए कि आप वेकेशन पर हैं और आपने एक लग्जरी कार रेंट की है, और आप एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट में एक रूम पे रह रहे हैं जहाँ जकूजी है और बहुत लाविश है, और ये सब आपने रेंट पे एक हफ्ते के लिए लिया है। क्या आप उस एक हफ्ते के लिए उस लग्जरी कार और उस जगह को एंजॉय नहीं करेंगे? बिल्कुल एंजॉय करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये डिटैचमेंट है। आप उस गाड़ी और उस जगह से अटैच नहीं होंगे। आपको पता है कि वो टेम्पररी है, ये बाद में आपको छोड़ के जानी ही है। ये होता है लाइफ में भी, डिटैचमेंट में ऐसा जीना। आप उस चीज को फिर भी एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उस चीज से डिटैच रहकर। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज से जबरदस्ती अटैच रहें तो ही आपको खुशियां मिलेंगी। तो ये डिटैचमेंट है। तो अपने फियर से भी आप डिटैच होके रहिए, क्योंकि अक्सर जिन जब भी हम अटैच रहते हैं चीजों से तो सबसे ज्यादा हम उनको कंट्रोल करने का और कोशिश करते हैं, और चीजें मेरी हैं ऐसा सोचने से हम और ज्यादा डरने लग जाते हैं, उस चीज को खोने के डर में जीने लग जाते हैं। तो ये था डिटैच होना और एक्सेप्ट होना, दो टूल्स। कुछ फियर होते हैं जिसको मॉन्क्स ने कहा है कि वो या तो यूजफुल फियर हो सकते हैं या हर्टफुल फियर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया, जनरल हेल्थ चेकअप कराया, और आपकी रिपोर्ट आई और आपको डॉक्टर ने कहा कि अब आपको बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसा है वैसा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, आप बहुत ज्यादा, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो पुअर हो रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में अगर आप डर जाएंगे कि मैं तो बस, अगर आपके अंदर फियर ऑफ डेथ आ जाएगा या आपके नहीं रहने का डर आपके अंदर आ जाएगा, तो क्या सिचुएशन ठीक होगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो ऐसी चीजों को आप, ऐसे डर को आप यूजफुल फियर बना सकते हैं, यानी कि उस चीज को आप और प्रोडक्टिवली यूज करिए। ऐसी चीज, ऐसे वक्त में आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि अच्छे से एक्सरसाइज करिए। कुछ लोग होते हैं एक्चुअली अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, अपनी हेल्थ ठीक करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तो ये यूजफुल फियर है जो आपके लिए काम आता है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं लाइफ में, जैसे आपके पेरेंट्स आज नहीं तो कल दे विल डाई। इस चीज का डर अगर आप अपने अंदर रखे रहेंगे तो क्या आपका कुछ फायदा होना है? कुछ फायदा नहीं होना है। ये है डर, हम सब में होता है डर, मुझ में है, आप में है, अपने पेरेंट्स को लेके ये डर होता है, अपने बच्चों को लेके भी होता है। ये हर्टफुल फियर है। आप इस चीज को, ये हर्टफुल फियर को भी आप यूजफुल फियर में बदल सकते हैं। अब अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम बिताएं, तो शायद आपका जो डर है कि वो चले जाएंगे, आप कम से कम ये रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने उनके साथ अच्छी मेमोरीज नहीं क्रिएट की। तो बहुत ऑब्जेक्टिवली अपने फियर्स को देखिए, पहचानिए कि वो किस तरह का है। डिस्टेंस से देखिए, थोड़ा डिटैच हो जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आने लग जाएगा कि आपका डर एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट करता है आपके अंदर। फिर कुछ टूल्स हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में एक मेडिटेशन टेक्निक है। ये पैनिक और फ्रीज के वक्त आप यूज कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म फियर होते हैं, जब अचानक से आप समझ नहीं पाते हैं क्या करूं, डर जाते हैं, तो उसके लिए एक मेडिटेशन टेक्निक है। नॉर्मली जैसे आप बैठते हैं
अनापानसती में या कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठें, 4 गिनती तक सांस लें, 1 2 3 4, और सांस छोड़ते वक्त 4 या उससे ज्यादा गिनती भी गिन सकते हैं, 4 गिनती तक आप गिनते हुए आप एक्सेल करिए। ऐसा तब तक करिए जब, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं या जिनको बहुत ज्यादा एकदम से जो डर जाते हैं और अपने आप से डील नहीं कर पाते हैं, तो आप तुरंत उस वक्त मेडिटेशन करने बैठिए, लेकिन आप काउंट करिए अपनी ब्रीदिंग को, 1 2 3 4, और एक्सेल भी 1 2 3 4 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल होने लग जाती है और आप थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं उस चीज को डील करने के लिए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म फियर के रिएक्शन में काम आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फियर का क्या, जो जिन चीजों से हम भाग जाते हैं या अपने अंदर दबा देते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। अगर आपके घर में एक स्मोक डिटेक्टर फायर अलार्म लगा है, आप दोपहर में अच्छे से सो रहे हैं एकदम पीसफुली, और अचानक से वो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने घर से बच्चों को, जितने भी लोग हैं उनको लेके आप सीधा बाहर भागेंगे, ताकि आप उसके बाद देख पाए कि क्या डील करना है, घर में आग लगी है, क्यों फायर अलार्म बजा। या फिर आप जाके उसका जो कवर है वो उतार के उसकी बैटरीज निकाल के फेंक के आराम से जाके सो सकते हैं कि मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है फायर अलार्म। आप क्या करना पसंद करेंगे? आप पहली सिचुएशन में रहना पसंद करेंगे जहां आप सेफली अपने बच्चों को, अपने घर वालों को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं, और उस सिचुएशन को उसके बाद देख रहे हैं कि कैसे डील करें, आग लगी है क्या है। यही सेम चीज आपके डर के साथ भी होता है। अगर आपने उस चीज से डील नहीं की, आपने फायर अलार्म बंद करके आप वापस सो गए, तो वो सिचुएशन जो प्रॉब्लमेटिक है वो बढ़ेगी ही, वो कभी भी कम नहीं होगी। सो रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, उस चीज को अगर आप इस डर से कि वो ठीक नहीं होंगी या टूट जाएगा रिलेशनशिप, इस डर से अगर आपने उस चीज को ठीक नहीं किया, डील नहीं किया, तो वो आपके अंदर और सामने वाले के अंदर सप्रेस होके, या आप जिस तरह से उस चीज से भाग रहे हैं उस चीज से वो बढ़ती ही जाएगी सिचुएशन, वो कभी भी ठीक नहीं होगी सिचुएशन। बैठ के बात करिए, देखिए, अगर आप का फिर भी रिलेशनशिप टूट रहा है तो कम से कम वो डील हो रही है सिचुएशन, आपका जो अंदर का डर है वो जा रहा है। तो आगे की 2 स्ट्रैटेजी इसी चीज के बारे में है कि आप एक तो अपने अंदर परसेप्शन क्रिएट करना शुरू करिए, सी द होल स्टोरी, आप पूरी स्टोरीज देखना शुरू करिए। जब आपको एक जॉब मिल जाती है और उस वक्त अगर आप एक ग्रैटिट्यूड की भावना से ये देखते हैं कि यार मैंने कितनी मेहनत की तब जाके मैं इस पड़ाव पर आई हूँ या आया हूँ। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपने अगर उसके पहले बहुत हार्डशिप देखी है अपनी लाइफ में, तो अगर आप जब ये पूरी स्टोरी देखेंगे अपनी लाइफ में, तो एक तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना भी आएगी कि आपको, आपने उस चीज से कैसे डील किया और आपको क्या अच्छा मिला, और आपका परसेप्शन चेंज होना शुरू होगा। इससे आपको फियर से डील करने में हेल्प मिलती है। तो अपने आप को स्टोरीज बताइए। यूं समझ लीजिए कि आप अपने इन एक्सपीरियंस को एक रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पास्ट में जीना है, आप उस सिचुएशन को एक मिरर में देख रहे हैं कि आपके जिंदगी में क्या हुआ और आप कहाँ तक आए। इससे आपकी जो सफरिंग है, जो आप जिस चीज से जो भी प्रॉब्लम से आप गुजरते हैं और आपको सफरिंग मिलती है, उसके और ग्रैटिट्यूड के बीच में जो गैप है वो कम होने लगता है, और फियर को कोई जगह नहीं मिलती इसके बीच में रहने की। तो स्टोरी दोहराइए अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ हुई है तो। लास्ट है अपने लॉन्ग टर्म फियर को रिविजिट करना। ये वो ही सेम चीज है जो मैंने आपको भी बताई। बैठ के बात करिए, अपने फियर्स से डील करिए, मेडिटेट करिए, देखिए आप जिस चीज से डर रहे हैं वो क्या है, वो क्यों एक्चुअल में आई आपके अंदर, और कहाँ से एक्चुअल में वो चीज पैदा हुई है। तो ये था फियर। लास्ट टॉपिक है इंटेंशन। हमने कल ही श्रेयांश जी के सेशन में इंटेंशन और
मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना, बहुत अच्छा सेशन था। इंटेंशन का मतलब हम सब समझते हैं, इंटेंशन यानी कि इरादा। किसी भी इंटेंशन को करने के हमारी लाइफ में 4 मोटिव होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, यानी कि प्रेरणा होती है। एक होता है फियर, डिजायर। डिजायर का मतलब कि जब आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए किसी चीज को पाने में लग जाते हैं तो वो डिजायर होगी। फियर यानी कि जैसे सिकनेस हो गया या गरीबी हो गई, ये सब चीजों को अगर आप इंटेंशन है आपका इन चीजों को दूर भगाने का, या पैसे कमाने हैं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये फियर बेस्ड है, आपकी डर से निकले हुए मोटिवेशन है, तो आपके इंटेंशंस वैसे ही बनते हैं। लास्ट है ड्यूटी और लव। लव होता है एक पेरेंट का अपने बच्चे के थ्रू। जब आपको छोटे से बच्चे की देखरेख करनी होती है, आपका इंटेंशन होता है कि मैं इस बच्चे की ठीक तरह से देखभाल करूं, तो उसके पीछे का मोटिवेशन होता है प्यार। बहुत अंडरस्टैंडेबल है ये। और ड्यूटी तब होता है जब आपको रिस्पॉन्सिबली, अगर कोई इंटेंशन है कि आपको कोई सेशन लेना है एंड आपको सर्विस करनी है, तो उस वक्त जब सर्विस के मोड में रहते हैं, ये सब चीजें जब आप करते हैं, तो उसके पीछे का जो मोटिवेशन होता है वो होता है ड्यूटी। या फियर तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आपको घर खरीदना होता है या प्रमोशन चाहिए, कुछ चीजें अचीव करनी होती है, तो आपके पीछे उस चीज का मोटिव जो है वो फियर है। जब डिजायर होता है तो एक एग्जांपल देती हूँ। आप जब फोन खरीदते हैं, सबसे नया मॉडल आ गया सैमसंग का और आपने वो फोन ले लिया, तो ऐसा कभी हुआ है कि उसका नेक्स्ट मॉडल कभी आया हो और आपको वो खरीदने की इच्छा नहीं हुई हो? ये होता है हमारे साथ। हमारे इंटेंशंस जो होता है, ये जो डिजायर से मोटिवेशन से निकले होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन मॉन्क्स ने ये कहा है कि जब भी आपका कोई भी इंटेंशन फियर या डिजायर के ऊपर बेस्ड होता है, जब डर से या से इस चीज से निकलता है, तो वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे सकता, वो आपको खुशी नहीं देता। जब आप किसी भी हैप्पीनेस को या फुलफिलमेंट को कोई चीजों से, ऑब्जेक्ट से या अचीवमेंट से बांध लेते हैं, तो आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोई इंटेंशन ड्यूटी या लव से करते हैं, अब जैसे एक माँ को देखते हैं कैसे बच्चे की देखभाल करती है, वो सेटिस्फाइड रहती है, वो उस चीज से एकदम खुश रहेगी, क्योंकि उनका इंटेंशन जो है वो इन चीजों पे बेस्ड है। तो अपने इंटेंशंस को इन दोनों मोटिवेशन पे बेस्ड रखने की ज्यादा कोशिश करें, और फियर और डिजायर के ऊपर अगर बेस्ड है आपका इंटेंशन, तो आप ये देखिए कि आपको उस चीज को कितना कहाँ तक अचीव करना है, या आप ड्यूटी या लव के थ्रू अपने कुछ दूसरे इंटेंशंस रख सकते हैं या नहीं। तो अब ये इंटेंशन के पीछे मोटिव समझ लिया हमने कि क्या रीजन होता है इंटेंशन का। लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप जो चीज कर रहे हैं उसका उसके पीछे इंटेंशन क्या है? आपको से सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, आपको पैसे चाहिए, ये आपका इंटेंशन है। अब आपको पता करना है कि ऐसा क्यों है, मतलब ये इंटेंशन, सॉरी, आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, से सपोज आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपके उसके पीछे का रियल इंटेंशन क्या है? उसको आप एक टेक्निक दिया है मॉन्क्स ने, जो है वाई लैडर। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आप हर बार अपने आप को क्वेश्चन पूछिए क्यों। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि से सपोज जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं अपने आप से पूछूंगी क्यों। तो हो सकता है उसका आंसर हो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे इस चीज का टेंशन नहीं चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्यों आप पैसे के लिए टेंशन नहीं लेना चाहते। तो उसका एक आंसर हो सकता है ताकि मेरे पास काफी पैसे हों और मैं वेकेशंस पे भी जा पाऊँ। या तो क्यों वेकेशंस पे जाना है, तो उसका आंसर हो सकता है मैं अपने
फ्रेंड्स और फैमिली को देखती हूँ, सब इन लोग वेकेशंस पे जाते हैं और कितने खुश रहते हैं, वो इतना एक्साइटिंग है उनकी लाइफ। तो ये अब आपने कैच किया कि ये आप वेकेशंस लेना चाहते हैं क्योंकि आपने दूसरों को देखा कि उनकी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है और कितना ज्यादा वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपका इंटेंशन पैसे से इस पे आ गया है कि आपकी लाइफ और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा फुलफिलिंग हो। कभी कभी हमको लगता है कि हमें पैसे चाहिए, हमारा इंटेंशन है, वो एक्चुअल में आपका इंटेंशन नहीं होता। आप अपने आप से अच्छी तरह पूछिए कि आपको क्यों वो चीज चाहिए, क्यों वो चीज अचीव कर रहे हैं, तो आपको उस चीज का रियल आंसर मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन के साथ एक दिन, एक हफ्ता बैठे रहना पड़े कि उसका एक्चुअल में आंसर क्या है। आपको एक हफ्ते बाद रियलाइज होगा कि ओ, ये मेरा एक्चुअल में इंटेंशन है। तो ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए और अपने आप में टटोलिए कि किसी भी चीज के लिए को अचीव करने के लिए आपके अंदर एक्चुअल में उस चीज का इंटेंशन क्या है। दो तरह के हो सकते हैं इंटेंशन, या तो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, जिनका मतलब मॉन्क्स ने जिनको नाम दिया है सीड्स एंड वीड्स। बचपन में हमने एक कोटेशन पढ़ा है, सुना है, जो जैसा सोगे वैसा बोगे। तो सेम एनालॉजी इसी इसमें भी यही चीज है। अगर अच्छी इंटेंशन होंगे तो उसका आउटकम भी अच्छा होगा। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जिम जाके वर्कआउट करूंगी। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको रिवेंज लेना है अपने एक्स से, कि वो देख के मुझे जेलस फील करे और उसको भी पता चले कि उसने क्या खोया है, एंड ऐसे इंटेंशन के साथ अगर आप जिम जाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी जरूर होगी, आप वर्कआउट करेंगे, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके एक्स ने नोटिस ही नहीं किया या केयर नहीं किया, तो आप अपने ही फ्रस्ट्रेशन और अकेलेपन में रहेंगे, क्योंकि आपका एट द फर्स्ट प्लेस इंटेंशन ही ठीक नहीं था। अगर वर्कआउट करते करते आपका इंटेंशन चेंज हो जाता है, या आप ऐसे इंटेंशन से जिम जाते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम मैं अपने बॉडी को थोड़ा नरिश करती हूँ, एंड आपने जिम ज्वाइन किया, तो आप ज्यादा मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे। आपको आपका आपकी बॉडी और हेल्थ तो ठीक होगी, आप दिमाग से भी थोड़े शांत रहेंगे। तो किसी भी चीज के पीछे का जो इंटेंशन है, किसी भी चीज को करने का मोटिव है, वो फिगर आउट करिए वाई लैडर के थ्रू कि क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप जिम जा रहे हैं और आपका एम यही है कि मुझे कोई अंडरस्टूड फील करे और मुझे प्यार चाहिए, तो आप उसके दूसरे तरीके निकालिए, या वैसा इंटेंशन लेके जिम मत जाइए, फिर कुछ और करिए। एक और एग्जाम्पल है, अगर कोई यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं तो, कि अगर आपका बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और खड़ूस जैसा है, और अगर आपको प्रूव करना है कि आप कितने अ, अच्छे वर्कर हैं, और आपने ये डिसाइड कर लिया, आपका इंटेंशन है कि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और आपने हार्डवर्क किया, ठीक है, आपको प्रमोशन में मिल गया। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के बाद क्या, आपको ऐसा लगेगा कि इससे भी एक और ऊंची लेवल है, मुझे वो भी अचीव करना है। आपके अंदर में आप खुद सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो उस इंटेंशन को आप अच्छी तरह समझिए कि क्यों किसी चीज को आप पाना चाह रहे हैं, उसके पीछे आपका वो मोटिव क्या है, फियर बेस्ड है, डिजायर है, आप उसको कैसे डील करें। तो ये है फियर। और हमने मोटिव अच्छे से समझ लिया कि मोटिव क्या होता है। अगर आपका जो इंटेंशन है ये है, मान लीजिए कि आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, आपकी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो प्रोटेक्शन वाली जब बात आ जाती है तो फियर बेस्ड होता है। अगर आपको फेमस होना है, वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन चाहिए, तो मतलब आप डिजायर का मोटिव रखते हैं। किसी फ्रेंड को आपको हेल्प करना है, चाहे कितने भी बिजी हो जाए, तो ये आपकी ड्यूटी से निकल कर आता है। ड्यूटी है आपका मोटिव, तभी आपका इंटेंशन ऐसा बना है कि आप अपनी फ्रेंड को हेल्प करें। एंड बच्चे और मम्मी वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया ही था। हम कल हम सभी ने सुना था मैनिफेस्टेशन क्या होता है।
हम जिस किसी भी चीज को पाना चाहें, स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखेंगे तो हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे वो चीजें। पर क्या आप सभी को लगता है कि अ, अगर मैं सोचूं कि मुझे एक मर्सिडीज कार मिल जाए तो वो मैजिकली आ जाएगी? किसी भी चीज के लिए आपको काम, उस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है। अपने इंटेंशंस जो आप पाल के रखे हैं किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सिर्फ रखना ही काफी नहीं होता। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि जाके आपको पसीना बहाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप उस इंटेंशन को जब तक जिएंगे नहीं, तब तक आपकी जो विशुअल थिंकिंग है वो कभी वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। बैठे बैठे कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ सोचते रहेंगे कि आपको सब चीजें मिल जाए तो ये मुझे तो नहीं लगता। ये बुक में भी ऐसा ही लिखा गया है। जय शेट्टी भी यही बिलीव करते हैं कि जो विशुअल मैनिफेस्टेशन है वो कभी काम नहीं करता। आपको उसके लिए काम करना ही पड़ता है। और एक एग्जांपल देते हो कि एक मार्केट में एक लेडी पिकासो को क्रॉस होते हुए जा रही थी, एंड वो वापस आई और उन्होंने कहा कि आप पिकासो हैं, आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? तो उन्होंने एक स्केच ड्रॉ किया, एक ब्यूटीफुल सा, और उन्हें दिया। और उन्होंने उसे कहा कि ये लीजिए, इसके हुए $30,000। तो वो लेडी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आपने 30 सेकेंड में बनाई है ड्राइंग, आप उसके मुझे $30,000 चार्ज करेंगे? तो पिकासो ने उनको आंसर किया कि मुझे इसके लिए 30 सेकेंड्स नहीं, मुझे इसको बनाने में लगे हैं 30 साल। किसी भी चीज को अच्छी तरह अचीव करने के लिए, किसी भी चीज को जो हमारी एफर्ट्स लगती हैं वो विजिबल नहीं होती। अक्सर लोगों की जो मेहनत होती है किसी चीज के लिए वो दिखती नहीं है। लेकिन अह, ये समझिए कि अह, आपका अगर इंटेंशन प्योर है, अगर आपने ये ठान लिया है कि ये मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, एंड आप वो अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, तो आपको अपने इंटेंशन में जीने के लिए उस चीज को हासिल करने के लिए उस चीज को अपने बिहेवियर में भी लाना पड़ेगा। आप उस चीज को नहीं जिएंगे तो आप उस चीज के लिए बैठे बैठे आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ये चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं इसके लिए, कुछ करना है अगर, तो आप या तो डेट्स प्लान करेंगे या फिर अपना एक अच्छा हेयर कट ले लेंगे, गिफ्ट्स ले आएंगे, कुछ अच्छा बना लेंगे अपने हस्बैंड के लिए। अ, आपका वॉलेट तो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें गारंटी नहीं देता कि आपका रिलेशनशिप ठीक होगा ही। आपका अगर रिलेशनशिप, आपका इंटेंशन है कि ठीक करना है, तो आप अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाइए। ये देखिए कि आपके उसके पीछे का इंटेंशन और मोटिव क्या है। आप उसको ड्यूटी और लव से बांधिए। अगर आपने अपने आप को थोड़ा काम रखना शुरू कर दिया और थोड़ा पीसफुल होने शुरू हो गए, आपके रिएक्शंस चेंज होने शुरू हो गए, तो हो सकता है कि इसके बाद भी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं हो, लेकिन कम से कम आप तो एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। तो ऐसे इंटेंशंस काम करते हैं। जब आप उनमें जीना शुरू करते हैं, आप अपनी वैल्यूज देखिए सबसे पहले क्या है। आप अगर फैमिली को वैल्यू करते हैं, उस चीज को करने में आपको खुशी मिल रही है, तो आप उस डायरेक्शन में जाइए। सो इस चीज के लिए एक एक्सरसाइज है, जो लास्ट पॉइंट है, डू द वर्क। एक नोटबुक में या अगेन फोन पे आप कॉलम बना लीजिए दो, और ये देखिए कि आपको क्या करना है। आप अगर वाई लैडर से समझ गए कि आपका क्या है इंटेंशन, आपको क्या करना है लाइफ में, या जो भी आपका एम है उस इस पॉइंट में लाइफ के, रिलेशनशिप ठीक करना है या जो भी, आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका इंटेंशन सीड्स है या वीड है। वीड है तो आप करेक्ट करेंगे। और अब उस चीज के लिए आप एकदम जब रेडी है, तो आप दो कॉलम बनाइए। पहला कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशन रखते हैं, क्या चीज अचीव करनी है। नेक्स्ट कॉलम होगा उस चीज का टू डू लिस्ट। हम सब जानते हैं टू डू क्या होता है। टू डू मतलब जैसे दिनचर्या की जो चीजें हम लिस्ट करते हैं क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, तो आप ये पॉइंट्स लिखें
कि कुछ एक अच्छा मील बनाना है हफ्ते में एक बार, या एक अपना अपीयरेंस ठीक करना है, या उसके लिए गिफ्ट लेके आना है, ये टू डू लिस्ट। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट कॉलम बनाइए टू बी लिस्ट। टू बी, आपको क्या होना चाहिए उस चीज के लिए। आपको काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। आप अपने ऊपर भी काम करिए उस चीज को पाने के लिए। अगर आप कोई जॉब वाले हैं, वर्किंग पर्सन है, तो एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो आपके फर्स्ट इंटेंशन है कि मुझे पैसे कमाना है, सो एंड सो रीजन, आपने मोटिव फाइंड कर लिया। टू डू लिस्ट में आएगा कि मैं एक अच्छी जॉब सर्च करूं, अपनी सैलरी जहां मुझे सेटिस्फैक्शन हो, मेरी इच्छाएं क्या है करने की, मैं किस तरह से अपने ट्रू इंटेंशन में जी सकती हूँ, क्या ये जॉब मेरे लिए सही है, जो आप कर रहे हैं काम अगर आपको खुशी नहीं मिलती तो क्या दूसरी चीजें आप ढूंढ सकती हैं, सब टू डू लिस्ट में आएगा। और उसके बाद आप टू बी लिस्ट बनाइए। उस चीज को अचीव करने के लिए आपको और क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, फोकस्ड। तो अपने ऊपर भी काम करना, सिर्फ जो चाहिए उसको उसी चीज के लिए आप अगर सोचते बैठेंगे और अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो चीजें आप हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर इंटेंशन है किसी का कि मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं अर्थ के लिए कुछ करूं, तो उसके हजार तरीके हो सकते हैं। एक सेलिब्रिटी है स्टेला मैकार्टनी, जिन्होंने वेगन लेदर के पर्सेस बनाए हैं। और वेगन लेदर होता है जो लेदर जैसा दिखता है, लेकिन उसके एनिमल स्किन से वो नहीं बनता। तो वो बिना एनिमल्स को हर्ट किए अर्थ को इस तरह से हेल्प करके अपना, उनका पैशन था पैसे कमाने का, उनको जो करना था उनके इंटेंशन थे, उन्होंने वो चीज भी की और अब हर चीज वो फॉलो करिए। एक तरीका ये भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग को मेडिटेशन सिखाएं। आप इस तरह से भी अर्थ के लिए कुछ कर रहे हैं। तो तरीके बहुत हो सकते हैं, पाने का रास्ता वो हो सकता है डेस्टिनी एक ही हो, लेकिन इंटेंशन आपके जो हैं अगर वो प्योर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इंटेंशन चैप्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा वास्ट है और मैं इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली टाइम कम है, मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ, तो मैंने बहुत स्पीड में ये चीज़ कवर किया और मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। तो कल मैं जो चीज़ें मुझे लगेंगी इम्पोर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए, मैं वो कल ज़रूर कवर करूँगी। एंड एक लास्ट में बस एक कोटेशन कहना चाहती हूँ। जिम कैरी एक एक्टर हैं, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है द मास्क, पहले आती थी, जो ग्रीन कलर का मास्क पहन के जो घूम के जाता था, एक यूएस के एक्टर हैं जिम कैरी। उन्होंने एक कोटेशन, एक सेइंग की जो बहुत फेमस है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको उसके 1000 वर्जन्स दिख जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान को रिच और फेमस होना चाहिए और उनको वो हर चीज करने का मौका मिलना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, ताकि उन्हें समझ में आए कि इन सब चीजों में आंसर नहीं छुपा है। जब मटेरियलिस्टिक चीजों से हम अपने आप को बांधते हैं तो हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आप चाहें तो फियर और डिजायर बेस्ड अपने इंटेंशन रख के आप घूम सकते हैं, लेकिन लौट के आपको सर्विस और ड्यूटी और लव बेस्ड ही चीजें आखिर करनी पड़ेंगी। इस चीज को हम पर्पस चैप्टर से कल और अच्छी तरह समझेंगे। इंटेंशन जो है हमारी लाइफ की गाड़ी का पेट्रोल है और पर्पस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटेंशन आप रख के अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।